कल हम लोगों ने पढ़ा मुगलों के पतन के बारे में। हमने जाना कि मुगलों के पतन के पीछे कितने सारे रीजंस थे, उसमें कोई एक रीज़न हम वो नहीं कह सकते, किसी एक ही रीज़न के वजह से मुगलों का पतन हुआ। कई सारे डायमेंशन से हमने ये चेक करने का कोशिश किया कि आखिर मुगलों का डिक्लाइन क्यों हुआ। आज का जो टॉपिक है हम लोग ये देखेंगे मुगल मतलब जो औरंगजेब के शासन के बाद के जो उनके जो बड़े बेटे थे मोहम्मद मुअज्जम, वहाँ से यानी कि मोहम्मद मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह प्रथम से जो है यहाँ से हमारा अगला जो शासक होगा, यानी कि जो औरंगजेब के बाद के जितने भी सारे शासक आते हैं मुगल के, उनके बारे में एक एक करके आराम से हम लोग डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो टाइम पीरियड है वो किसका आ जाता है, बहादुर शाह प्रथम। इन्हीं का नाम मैंने आपको बताया था कि शाह आलम प्रथम भी था, इन्हीं का नाम क्या था, मोहम्मद मुअज्जम भी था, और ये औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे थे। मैंने बताया भी था जजाऊ के युद्ध में जो है अपने भाई को जो है मारा था। तो बहादुर शाह प्रथम एक एक करके पहले देखते हैं कि उत्तर मुगल मतलब कि मुगल कालीन के बाद के जो शासक थे उनका बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कौन है, बहादुर शाह प्रथम, जिनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1707 से लेकर के 1712 तक का टाइम पीरियड है। उसके बाद का जो है आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह का जो टाइम पीरियड है वो 1712 से लेकर के 13 साल तक चला, यानी क्या मात्र 1 साल तक के लिए चला इनका। उसके बाद फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट होगा ना उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कम से कम ये जो हायरार्की है ना, क्रम, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना एग्जाम में जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर ये क्रम का बहुत ज़्यादा काम होता है कि किनका शासनकाल पहले था, है ना। तो ये फर्रुखसियर जो है आपका 1713 से 19 तक का था। उसके बाद रफ़ी उद्दरजात, जो कि कहा जाता है कि मुगलों में सबसे कम समय तक शासन इन्होंने किया था, रफ़ी उद्दरजात। उसके बाद अगला कौन है, रफ़ी उद्दौला शाहजहां। देखिए ये देख रहे हैं आप, मात्र 2-3 महीने का शासन इनका चला था। फिर उसके बाद किनका टाइम चल रहा है, रफ़ी उद्दौला शाहजहां, जो कि 6 जून से लेकर के 17 सितंबर तक, मात्र 2 दिन के बाद ये शासक बने थे। उसके बाद टाइम पीरियड किसका आता है, अहमद शाह बहादुर। ये 1748 से लेकर के 1754 तक का टाइम पीरियड चलता है। उसके बाद आता है आलमगीर सेकंड, जो कि 1754 से लेकर के 1759 तक का टाइम है। और इन्हीं के टाइम में प्लासी का युद्ध हुआ है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि जो प्लासी का युद्ध के समय मुगलों में किनका शासन चल रहा था, तो किनका नाम बताएंगे हम लोग, आलमगीर द्वितीय का नाम बताएंगे। उसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय, जिनके समय बक्सर का युद्ध हुआ था। हम पढ़ेंगे इनके बारे में बहुत डिटेल में कि शाह आलम द्वितीय जो है वो कैसे यहाँ से दिल्ली सल्तनत को छोड़ करके वो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास जाकर के रुके हुए थे वो। तो शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड आता है 1759 से लेकर 1806, और इन्हीं के टाइम में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय मुगलों का शासक कौन था, तो क्या नाम बताएंगे उसका, शाह आलम द्वितीय। उसके बाद कौन आता है, अकबर द्वितीय, जो कि 1806 से लेकर के 1837 तक का इनका टाइम पीरियड चलता है। इनका भी टाइम पीरियड देखिए अच्छा खासा लंबा दिन तक ये भी शासन किए हैं। शाह आलम द्वितीय भी अच्छा खासा दिन तक शासन किए, और इन्हीं के माध्यम से राजा की उपाधि दिया गया। किसको दिया गया राजा की उपाधि, ये दिया गया राजा राम मोहन राय। ये जो राजा शब्द जो आप देख रहे हैं ना, राम मोहन राय से पहले ये राजा शब्द का जो है उच्चारण, यानी कि जो राजा जो उपाधि है इन्होंने किन्होंने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। मतलब राम मोहन राय की जो विद्वता को देख करके, मतलब कि वो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति थे, और इस वजह से इनको राजा राम मोहन राय का मतलब राजा की उपाधि दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बहादुर शाह। तो बहादुर शाह का टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1837 से लेकर के 1857 तक का टाइम था। देखिए ये जो हमने आपको जो पूरा क्रम बताया, ये पूरा क्रम था कि मुगलों के बाद, यानी कि उत्तर मुगल कालीन शासक कहते हैं इसको। मुगलों का जब डिक्लाइन हुआ तो मुगलों के डिक्लाइन के बाद इन्हीं का शासन था। तो हम लोग जो पढ़ाएंगे आपको एक एक करके सबके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग जहाँ तक हो सकेगा डिटेलिंग जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक चीज़ और नीचे देख लेते हैं। जिस समय हमने आपको कल भी बताया कि मुगल काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, और मुगलों के कमज़ोर होने से क्या हुआ, जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, जैसे कि बंगाल हो गए, अवध हो गए, आपका मैसूर हो गया, ये सिख हो गया, ये सब लोग अपने आप को क्या करेगा, आज़ाद कर लेगा। देखिए आगे चल के ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अवध राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था, सादत खां। यानी कि अवध का जो स्थापना किया किन्होंने किया था, सादत खान ने। देखिए ऐसा नहीं था कि अवध पहले नहीं था, लेकिन अवध पहले एक प्रांत के रूप में था जो कि मुगलों के अधीन था। अभी जो ये अवध आप देख रहे हैं ये मुगलों की अधीनता से दूर हो चुका है। अब ये मुगलों के अधीन नहीं है, ये बिल्कुल एक स्वायत्त प्रांत बन चुका है। और इसके जो शासक थे कौन थे, सादत खां। एक समय ये और क्या बोलते हैं, एक समय यही सादत खां जो थे
हम मुगलों के यहाँ पर कह सकते हैं चाकरी करते थे, मतलब उनके सेवक थे, और धीरे धीरे मतलब कह सकते हैं कि धीरे धीरे जब इनको टाइम मिला तो ये इनको ज़मींदारी मिला गया अवध का। और जब ये ज़मींदारी मतलब कहते हैं कि ज़मींदारी में जब ये काफ़ी ज़्यादा धन कमा लिए, उनको लगने लगा कि एक तरफ जो है पूरा मुग़ल कमज़ोर हो रहे हैं, तो यही मौका है कि हम क्या करते हैं, अवध को एक स्वायत्त प्रांत के रूप में हम स्थापना कर दिए। तो मौका मिला, उधर मुग़ल कमज़ोर हो रहे थे, अवध की स्थापना कर दी शहादत खां ने। उसके बाद फिर हैदराबाद में देख लीजिए चिनक्लिज खां, निजामुल मुल्क भी इनको बोलते हैं, और इन्हीं का एक और नाम क्या है, आसफ जाह। फिर से सुनिए, चिनक्लिज खां, निजाम उल मुल्क और आसफ जाह, इनके माध्यम, ये एक ही आदमी है, सिर्फ समझ लीजिए एक आदमी है, 3 नाम अलग अलग है, तो इनके माध्यम से हैदराबाद की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बंगाल। तो बंगाल जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में किसके टाइम में जो है बना, वो बना मुर्शीद कुली खां। हालांकि ये मुर्शीद कुली खां पहले से ही वित्त मंत्री के रूप में बंगाल में काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन जब बाद में जा कर के ये वित्त मंत्री के पद से मतलब हुआ मामला ये था कि बंगाल में जो भी मुगलों के द्वारा भेजे गए जो भी शासक थे वो वहाँ पहुँचते ही नहीं थे, मतलब वो उतना काम वहाँ पे मतलब टिकते भी नहीं थे। तो ज़्यादातर ये पहले भी देखा जाएगा, जब बंगाल के समय में जो पूरा बंगाल का जो टैक्स का जो मतलब राजस्व का जो हिसाब किताब करते थे वो मुर्शीद कुली खां ही करते थे। तो एक समय के बाद लगने लगा कि यार अब तो कोई मतलब वैसे भी मुग़ल उधर कमज़ोर हो रहे थे, तो ये भी मौका देखे और अपने आप को क्या किए, आज़ाद कर लिए। उसके बाद देखिए सिखों में रंजीत सिंह, सिखों की स्थापना अगर वास्तव रूप में देखा जाए तो सिख साम्राज्य की जो स्थापना किया वो रंजीत सिंह के माध्यम से। वही रंजीत सिंह है जो बहुत ही पावरफुल है, युद्ध में बहुत ही कौशल, मतलब युद्ध कौशल उनका बहुत ही लाजवाब है। आगे चल के देखिएगा कि यही रंजीत सिंह अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ाएगा, मतलब मुगलों के तो बात ही छोड़ो आप, अंग्रेजों तक को इन्होंने नाक में एकदम करके रखा था। तो ये बारी बारी से फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं। अवध का स्थापना किनके माध्यम से होता है, शहादत खां के माध्यम से। हैदराबाद के किसके माध्यम से होता है, चिनक्लिज खां या निजामुल उल मुल्क बोलते हैं, या फिर आसफ जाह। उसके बाद बंगाल का स्थापना कौन किया, मुर्शीद कुली खां। और सिख साम्राज्य की स्थापना किनके माध्यम से होता है, रंजीत सिंह के माध्यम से होता है। तो ये फैक्ट के साथ साथ आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है। इसमें बस ये ध्यान रखना कि हायरार्की किसके बाद कौन था, किसके बाद कौन था। जैसे ये रफ़ी-उद-दर्जात आपको पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे ये सबसे कम समय तक जो है मुगलों के द्वारा शासन किया गया। सबसे बूढ़ा शासक कौन था, तो ये हमारा बहादुर शाह था, है ना, बहादुर शाह प्रथम, जो कि 65 वर्ष की उम्र में सोचिए ये शासक बनता है मुगल का। अच्छा, ये उसके बाद सबसे अंतिम शासक अगर पूछे तो क्या बताना है, बहादुर शाह। इसका नाम क्या है, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं। इनका नाम बहादुर शाह जफ़र इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको शेर व शायरी का बहुत शौक़ था। तो इनके शेर व शायरी के शौक़ की वजह से इनके नाम के पीछे जफ़र शब्द का टाइटल का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो मुगलों के सबसे अंतिम शासक कौन है, बहादुर शाह। सबसे वृद्ध शासक कौन है, बहादुर शाह प्रथम। तो ये बहादुर शाह में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहादुर शाह जफ़र है और ये क्या है, बहादुर शाह प्रथम। यानी वो वही है जिनका नाम हमने कल आपको बताया था, मोहम्मद मुअज्जम। कौन है, औरंगजेब का बड़ा बेटा, जो कि हम लोग कल देखा था कि अपने दोनों भाई को हराता है और मारने के बाद क्या बन जाता है, ये खुद ही शासक बन जाता है। ठीक है, तो ये मोहम्मद मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम कहलाता है, या इसको आप शाह आलम फर्स्ट भी कह सकते हैं। अब जरा सा एक एक करके हम लोग सारे जितने भी शासक हैं मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट में मतलब बताया, आपको एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहादुर शाह प्रथम, यानी कि मोहम्मद मुअज्जम भी, इनका दूसरा नाम मोहम्मद मुअज्जम भी कह सकते हैं, और इनका एक और नाम क्या है, शाह आलम प्रथम। क्योंकि देखिएगा आगे चल के शाह आलम द्वितीय भी पढ़ते हैं, जो कि कब है, बक्सर के युद्ध के समय में ये मुगलों का शासक बनते हैं। ठीक है, देखिए आराम आराम से पढ़िएगा, कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। देखिए हिस्ट्री में क्या होता है ना कि फैक्ट आपको बहुत परेशान करेगा, लेकिन फैक्ट को याद करने का तरीका क्या है, उसको आराम आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए कम, सोचिए ज़्यादा। उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा आप एनालिसिस करेंगे आपको चीज़ें याद रहेगा। हिस्ट्री में होता है कि ये इसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो करना कुछ नहीं है, एक बार इसको लिख लेना है और जहाँ पे आपका स्टडी टेबल उसके सामने क्या करना है, सिर्फ चिपका देना है। तो बार बार जब 2 4 5 बार आप देखिए ना, आपको वैसे भी याद होगा। और हम तो आपको एक एक करके आपको पढ़ाने वाले वैसे भी हैं, तो जब आप बारी बारी करके एक एक करके पढ़ेंगे तो वो आपको वैसे भी जहन में रहेगा, याद रखने का आपको टेंशन उतना वैसे भी नहीं होगा। अभी चूंकि ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, आपको लग रहेगा ये क्या अजूबा सा नाम है। जैसे कि बायोलॉजी में जब किसी बीमारी का जब नाम पढ़ते हैं या फिर किसी जीवाणु का नाम पढ़ते हैं तो लगता है यार अजीब सा नाम है, उल्टी जैसा नाम है ना। तो ऐसा फील हो सकता है। तो जो भी अभी बच्चे आप लोग जो पहली बार हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये मतलब ये नाम वो पहली बार सुन रहे हैं।
इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम आराम से पढ़ना है और बार बार रिवीजन करना है इसको। हिस्ट्री कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आपका सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, जिसके बारे में अभी आपको जस्ट बतला के, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1707 से लेकर के 1712। 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद जो बड़ा बेटा जो बहादुर शाह प्रथम या फिर आप मोहम्मद मुअज्जम कह लीजिए या फिर शाह आलम प्रथम कह लीजिए, इन्हीं का टाइम पीरियड था। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया भी, इनको इतिहास का मतलब मुगलों का सबसे वृद्ध शासक माना था। इतिहास का तो कहना गलत होगा, इनको हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मुगलों में जितने भी शासक थे, चाहे वो बाबर हो, अकबर हो, औरंगजेब हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, जितने भी मुगलों के शासक के बारे में आप नाम जानेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा बूढ़ा शासक यही था। एकदम झुलझुल बूढ़ा हो गया था, गांव में कहते हैं ना एकदम झुलझुल बूढ़ा। तो 65 वर्ष का बूढ़ा है और अभी इनको मतलब सिखों की मदद से ये जो क्या करते हैं, अपने भाई की हत्या करके जो बनते हैं शासक। अब देखिए इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो क्या किया? जजिया कर को ख़त्म कर दिया। ये जजिया कर क्या था? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाले कर को हम क्या कहते हैं? जजिया कर कहते हैं। मतलब देखिए ये एक तरह से धार्मिक कर था। जैसे जो गैर मुस्लिम होते हैं, जिनकी जो मुस्लिम के अलावा की बात बोल रहे हैं, जैसे कि उसमें कौन कौन हो जाएगा? नॉन मुस्लिम में आपका हो जाएगा जैसे हिंदू छोड़ के आपका मुस्लिम छोड़ के कोई भी, जैसे हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, पारसी भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब मुस्लिमों को छोड़ करके जो बाकी जो अलग रिलीजन के लोग हैं उनको एक प्रकार का धार्मिक कर देना पड़ेगा। अपने धर्म कर्म को करने के बदले एक कर देना पड़ेगा, उसका नाम क्या है? जजिया कर। मतलब अगर आप जजिया कर नहीं देते हैं तो हिंदू लोग तीर्थ यात्रा भी नहीं कर सकते थे। आप समझ रहे हैं कितना अजीब सा सिचुएशन बन चुका था उस समय। औरंगजेब आप समझ लीजिए, मैंने आपको कल बताया भी था कि काफ़ी रूढ़िवादी रूप से कट्टर बन चुका था। वो दूसरे रिलीजन को वो टॉलरेट नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। तो देख लीजिए कल तो हमने पढ़ा भी, इसके वजह से उसका डिक्लाइनेशन भी होता है। और यही गलती जो औरंगजेब करता है उनका बेटा नहीं करता है। ये देखिए बहुत ही इस चीज़ का मतलब समझ लीजिए कि दिमाग इसका अच्छा था कि जो फादर ने गलती किया वो गलती उनके बेटे ने नहीं किया। सबसे पहले वो जजिया कर ख़त्म किए। तो जैसे जजिया कर ख़त्म करेगा तो क्या हो जाएगा? मराठे और राजपूतों उनके साथ संबंध कैसा हो जाएगा? मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाएगा। मतलब क्या? अब इनका राजपूतों के साथ, मराठों के साथ, अलग अलग मतलब सिखों के साथ भी सभी धर्मों के प्रति, मतलब आप ऐसे कह लीजिए कि सभी धर्मों के प्रति इनका जो एक तरह से समझिए मैसेज जो था वो था कि हम सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु बने रहेंगे, टॉलरेट करेंगे। वो अच्छी बात है कि सभी धर्मों का सम्मान करने की बात करता है। और इसी वजह से फिर से देखिएगा कि जो राजपूत मराठे जो औरंगजेब से नाराज हो गए थे, इनके टाइम में आकर के फिर से वो जुड़ जाते हैं। अच्छी बात है ये। अब सपोर्ट भी मिलेगा, सैनिक सपोर्ट काफ़ी मिलेगा। उसके बाद ये क्या करता है? ये साहू मैंने आपको कल बताया था, जो कि संभाजी का पुत्र था। इनको एक कैद कर लिया था। कौन? औरंगजेब आपको याद होगा कि संभाजी का जब हत्या करता है तो साहू को क्या करता है? कैद कर लेता है। साहू को अपने कैद में शामिल, मतलब कि अपने कैद कर लेता है, अपने जेल में रखता है। वो काफ़ी दिन तक अपने महलों में इसको कैद करके रखता है। मतलब इतना ज़्यादा उनको नफरत हो गया था आपका मराठों से। तो संभाजी के पुत्र को, साहू को वो क्या किया था? कैद कर लिया था। और जिसको आज़ाद किसने करवाया? बहादुर शाह ने आज़ाद करवाया। मतलब फादर ने कैद किया और बेटा ने क्या किया? आज़ाद कराया। तो इससे एक मैसेज जाता है कि हाँ, आपका सिखों के प्रति जो नज़रिया है वो पॉजिटिव अप्रोच है। तो देखिएगा धीरे धीरे करके जो गलती औरंगजेब करता है उन सारी गलतियों को ये क्या करेगा? ख़त्म करने का कोशिश करेगा। ठीक है, बाप की गलती को ठीक करना तो अच्छी बात है ना। उसके बाद ये देखिए, इनका बहादुर शाह प्रथम का गुरु गोविंद सिंह के साथ भी बहुत अच्छा संबंध था। मराठों के साथ तो अच्छा संबंध था ही था, साहू को कैद से आज़ाद करवा दिया। इनका गुरु गोविंद सिंह के साथ भी अच्छा संबंध था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ये अपने भाइयों की हत्या करते हैं जजाऊ का युद्ध में, जो मतलब एक और युद्ध जो आपका दक्षिण भारत का हैदराबाद का जो युद्ध हुआ था, आप उसमें देखिएगा कि ये अपने भाइयों की हत्या करता है। इसका हेल्प कौन करता है? गुरु गोविंद सिंह। मैंने आपको बताया था ना कि औरंगजेब से गुरु गोविंद सिंह का पटता नहीं था, जमता नहीं था, दोनों में 36 का आंकड़ा रहता था। लेकिन ये बात का बदला वो उनके बेटे के थ्रू ले लिया कि अपने ही भाइयों को मरवा दिए। ये कौन? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के साथ इनका अच्छा संबंध था। और इसीलिए देखिएगा जब गुरु गोविंद सिंह जब ये मतलब पूरी तरह से जब ये मुगल पे जो गद्दी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत गुरु गोविंद सिंह को उच्च मनसब की प्रदान किए। मनसब क्या होता है? मनसब एक प्रकार का पद होता है जो अकबर के टाइम से चलते आ रहा था। एक पद था, मतलब एक तरह समझ लीजिए कि जिसके पास भी मनसब का पद है उनके पास बहुत सारे घोड़ा है, सेना है, उनको बहुत सारे जागीर दिए जाते थे। तो
ये अच्छी बात था कि चलो गुरु गोविंद सिंह ने हेल्प किया था लड़ाई में, अपने भाइयों को मरवाने में, तो चलो भाई ठीक है, गद्दी प्राप्त कराने में हेल्प किए थे, इसीलिए इनको क्या किया, उच्च मनसब की प्रदान किया, ये पोस्ट था। ठीक है, अब जब गुरु गोविंद सिंह मर जाते हैं तो क्या लगता है आपको, सिखों के साथ वैसा संबंध रहेगा? फिर नहीं, फिर बाद में सिखों के साथ इनका संबंध जो होता है वो बदल जाता है। होता ये है कि सिख नेता एक बंदा बहादुर था, बड़ा मतलब फौलादी टाइप का था, क्रांतिकारी टाइप का था, तो इनको बड़ा बुरा लगता था जब गुरु गोविंद सिंह का जो रिलेशन है, जब वो देखा कि बहादुर शाह के साथ संबंध अच्छा है, तो ये बात इनको बहुत बुरा लगता था। ये हर समय क्रांति के मूड में रहते थे, मतलब इनका बस चले ना तो उस समय अगर गुरु गोविंद सिंह सामने आ जाए तो इनका मर्डर कर दे, वो इतना नाराज होते थे इनसे, गुरु गोविंद सिंह से। तो ये सिख नेता बंदा बहादुर क्या किया, पंजाब में बगावत कर दिया। ये बगावत किसके खिलाफ होगा, ये बगावत था मुगलों के खिलाफ, ये बगावत था गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ। यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह और मुगलों की जो साठ गांठ थी, जो मिली भगत थी, ये चीज़ इनको पसंद नहीं आ रहा था। और इनको लगता था यार कि वही औरंगजेब जो हमारे खिलाफ इतना कुछ किया, आप उनके बेटे के साथ आप अच्छा संबंध बना के रखे हो, उच्च मनसब की मतलब गद्दी चाहिए आपको। तो ये सब चीज़ की वजह से ये काफ़ी नाराज थे। आप देखिएगा उसके बाद क्या करेगा, ये बगावत जब करेगा तो इससे तंग हो जाएगा। जब वहाँ पंजाब में, चूंकि पंजाब का जो क्षेत्र था मुगलों के अधीन था पंजाब, जब ये बगावत करेगा वहाँ पे लोगों को मुगलों के खिलाफ जब भड़काएगा, ये बात उसको पता चलता है बहादुर शाह को। बहादुर शाह तुरंत एक्शन लेगा और उसको पकड़ के क्या करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसको जेल में बंद कर देता है। अभी तो जेल में बंद करेगा, अब बाद में जब शासक आएगा, मतलब बहादुर शाह के बाद, जहांदार शाह के बाद जब शासक को आएंगे, उनका नाम है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर क्या देखिए, फर्रुखसियर का टाइम तीसरा, बहादुर शाह के बाद कौन आएगा, जहांदार शाह आएगा, और जहांदार शाह के बाद कौन आएगा, फर्रुखसियर आएगा। फर्रुखसियर क्या करेगा, फर्रुखसियर तो सीधा उसको फांसी पे टांग देता है, बोला तुम चिंता ना करो, हमारे तो जो हमारे पूर्वज थे बहादुर शाह, उन्होंने तो सिर्फ आपको कैद किया था, हम तो सीधा निपटा देंगे आपको, हम बकसने वाले नहीं है। क्योंकि इनको पता था इस बंदे को अगर आप बाहर किए तो ये फिर जाकर के पंजाब में जाकर क्या करेगा, बगावत करेगा। अब बगावत करेगा तो इससे क्या होगा, मुगलों के प्रति जो नज़रिया है लोगों का वो खराब हो जाएगा, गलत मैसेज जाएगा, और इसी चीज़ की वजह से वो क्या करते हैं, इसको सीधा निपटा देते हैं। फर्रुखसियर के, यही इसलिए यहाँ पे भी फर्रुखसियर लिखा हुआ होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो यहाँ पे फर्रुखसियर लिखा हुआ। फर्रुखसियर क्या करता है, इसको फांसी दे देता है। ठीक है, अब जरा से एक चीज़ और देखिए बहादुर शाह प्रथम के बारे में। इनके समय में एक और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जोशुआ किटलार, ये कौन था, डचों का एक प्रतिनिधि मंडल था, समझिएगा। इन्हीं के टाइम में डच जो है वो भारत आता है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डच किन के टाइम में, किस मुगल शासन काल के टाइम में डच जो है भारत आया था। तो आपको ध्यान रखना, वहाँ पे कई सारे ऑप्शन दे देगा आपको, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफूदर्जात। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक से पढ़ना है बहादुर शाह को, एकदम एकदम कहते हैं एक एक पॉइंट को आपको समझना है, ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं बचे। ठीक है, तो जोशुआ किटलार के नेतृत्व में ये जो डचों का प्रतिनिधि मंडल था वो भारत आया। किस लिए आया होगा, ओबियसली व्यापार करने के लिए आएगा। ये हमारा इंफॉर्मेशन जो था, ये क्या था हमारा, बहादुर शाह प्रथम के बारे में था। अब जरा सा देखते हैं इनके अगले शासक, क्या नाम है इनका, जहांदार शाह। एक नंबर के लंपट, मतलब आलसी, लंपट, आप जो कह सकते हैं, वो हर क्वालिटी इनमें था। मतलब लंपटपना तो भर भर के था। आप कभी आगे चल के आप पढ़े होंगे या फिर किसी के मुंह से सुने होंगे मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। ये रंगीला का भी अपने आप में फादर था, फादर ऑफ रंगीला कह लीजिए, ये उस लेवल का आदमी था। इनको मतलब कि कहते हैं कि राजपाट से कोई मतलब नहीं था, आए दिन सिर्फ अय्याशी करना। इनको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग हमसे क्या उम्मीद करते हैं। ये देखिए इनके बारे में कहा जाता है, इनकी जो प्रेमिका थी, लाल कुंवर नाम था उनका, लाल कुंवर, एकदम फेमस। जैसे बाजीराव मस्तानी के बारे में पढ़ते हैं ना, वैसे ही जहांदार शाह और लाल कुंवर का कनेक्शन है। लाल कुंवर, ये लाल कुंवर से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि ये मतलब अपने साम्राज्य में कौन सा फैसला लेना है, एक राजा को जो भी फैसले लेने होते हैं वो अपने मंत्री से पूछते हैं आमतौर पे। लेकिन इनको लगता था मंत्री से बेहतर हम किससे पूछें, इनको मंत्री से ज़्यादा भरोसा था अपने लाल कुंवर से। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब आप किसी ऐसे लोगों से, जब जो कि उनको खुद ही सत्ता का उतना अनुभव नहीं है, आप उनके प्रेम में फंस करके, उनके सौंदर्य का मतलब कह सकते हैं कि सौंदर्य के चक्कर में आप फंस करके आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा मुगल शासन को ही आप क्या कर देते, तख्त पे ला देते हैं। मतलब आप एक ऐसे पिन पॉइंट पे ला देते हैं कि वो पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पे था। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है लाल कुंवर से, तो सारा चीज़ इन्हीं से पूछ कर करते थे। किन से, लाल कुंवर से। तो लाल कुंवर का एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से लाल कुंवर किन से संबंधित थे, तो क्या बताना है इसका, जहांदार शाह के बारे में बताना। एक इन्फॉर्मेशन तो ये आपका हो गया खत्म। अब एक देखिए,
जहांदार शाह जो गद्दी पे बैठा था, एक व्यक्ति था, जुल्फिकार खां नाम था, ठीक है। यही जुल्फिकार खां क्या किया था, ये बहादुर शाह प्रथम की हत्या करवा देता है। तो ये बहादुर शाह की हत्या करवाएगा और इसी के जगह पर कौन बनेगा, जहांदार शाह बनता है शासक, और ये सिंहासन पे बैठेगा। और बाद में क्या बोलता है, चूंकि इसके वजह से शासन मिला था, तो इसी जुल्फिकार खां को बोलेगा कि भाई साहब आप मेरा वजीर बन जाओ। वजीर मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री बन जाओ, हम रहेंगे शासक, आप प्रधानमंत्री बन के रहना। ये जुल्फिकार खां की मदद से, एक तो पहला बात किसके मदद से ये बना, जुल्फिकार खां की मदद से जहांदार शाह को गद्दी मिला, किसकी हत्या करके, बहादुर शाह प्रथम की हत्या करके, ठीक है। और बाद में क्या किया, इसी को वजीर बना देता है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन तो आपको सबसे पहले बताया कि इतिहास में सबसे लंपट और सबसे लापरवाह शासक कहते हैं, कोई मतलब ही नहीं था अपने शासन में, मतलब कैसे चीज़ें चल रहा, उनको राजपाट से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, इनके समय में एक व्यक्ति हैं राजा जयसिंह, खूब नाम सुना होगा आपने। एक व्यक्ति हैं अजीत सिंह, जो कि उनका क्षेत्र कौन सा था, आमेर का क्षेत्र था। जो आमेर का क्षेत्र आप कह सकते हैं जो गुजरात का एरिया है ना, गुजरात और राजस्थान का एरिया कहीं ज़्यादा चलेगा। उसके बाद एक अजीत सिंह जो कहाँ पर थे, मारवाड़ के एरिया से संबंधित थे। इनको मिर्जा की उपाधि दिया, मिर्जा राजा। राजा जय सिंह को जहांदार शाह क्या चीज को उपाधि देते हैं, मिर्जा राजा। तो जय सिंह क्या बन गए, मिर्जा राजा। तो मिर्जा राजा की उपाधि कौन दिया, जहांदार शाह ने जय सिंह को दिया, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बोला कि आपको मालवा का सूबेदार बनाते हैं। जो मालवा का पठार की जो आप देखते हैं ना, इंडिया का मैप जब देखिएगा तो गुजरात और जो राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे देखिएगा प्लेटू ऑफ मालवा लिखा हुआ है, महाराष्ट्र का भी एरिया को टच करता है। उसी जगह का इसको क्या बनाया, सूबेदार बनाया। मतलब क्या, अब राजा जय सिंह को जहांदार शाह कहते हैं कि आप मालवा के क्षेत्र में जाइए और आपको वहाँ का हम सूबेदार बनाते हैं, सारा चीज़ आपको, मतलब वहाँ का टैक्स वैक्स जो भी होता है, शासन जैसे चलाना है वो आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधी बात है, मिर्जा राजा की उपाधि दिए थे। अगला देखते हैं राजा अजीत सिंह। अजीत सिंह मारवाड़ से संबंधित थे और इनको गुजरात का सूबेदार बनाया। तो देखिए, जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाते हैं और अजीत सिंह को कहाँ का सूबेदार बनाते हैं, गुजरात। तो उनको गुजरात का क्षेत्र दे दिया और उनको उपाधि क्या दिया कि आप महाराजा हो, क्या हो, महाराजा। तो इनको महाराजा की उपाधि दिया, और जबकि इनको किस चीज को उपाधि दिया, मिर्जा राजा। तो देखिए, एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मिर्जा राजा किसके लिए होगा, जय सिंह के लिए उपाधि होगा, और महाराजा का उपाधि किसके लिए होगा, ये होगा अजीत सिंह के लिए होगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखा। अब लास्ट में हम क्या देखते हैं कि जहांदार शाह के भी हत्या हो जाती है। देखिए, ये खुद ही बहादुर शाह की हत्या करवा के आया था, अब इनकी भी हत्या होगा। इनकी हत्या कौन करेगा, फर्रुखसियर नाम का एक व्यक्ति है। देखिएगा आगे चल के पढ़िएगा, खूब फेमस है ये फर्रुखसियर। तुम्हारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये फर्रुखसियर कोई नॉर्मल फर्रुखसियर नहीं है। इसी फर्रुखसियर के चक्कर में पूरा बंगाल पे जो ये जब देखिएगा कि 1717 में जब फर्रुखसियर का जो शाही फरमान जारी करेगा तो वहाँ के नवाब इनसे काफ़ी परेशान होंगे कि ये आपने कौन सा फरमान जारी कर दिया, आपके चक्कर में अब कोई भी अंग्रेज व्यापारी हमें टैक्स नहीं देता। ये अंग्रेज से इतने खुश थे कि वो अंग्रेजों को बोल दिया आप जाओ आराम से, टेंशन मत लो, आप जाकर वहाँ पे अपना व्यापार करो, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, निश्चिंत होकर के व्यापार करो, कोई कर ही नहीं देना है। तो 1717 का जो शाही फरमान था, अभी थोड़ा देर के बाद आपको आगे चल के फर्रुखसियर के बारे में और रफ़ी दर्जात के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जहांदार शाह के बारे में क्या देखते हैं कि इनकी हत्या किसके माध्यम से होता है, फर्रुखसियर के माध्यम से होता है। और ये फर्रुखसियर अपने अकेले हत्या नहीं करते हैं, ये सैयद बंधु की मदद से। ये सैयद बंधु ना आप लोग खूब सारा देखे पढ़ते होंगे, प्रैक्टिस सेट में आता है, बुक में भी पढ़ते होंगे कि सैयद बंधुओं की मदद से ये हुआ, सैयद बंधु ऐसे थे वैसे थे। ये सैयद बंधु एक्चुअल में कौन थे, ये थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ये दोनों भाई थे और ये दोनों टाइटिल, चूंकि देखिए मुस्लिमों में एक टाइटिल होता है सैयद का, तो चूंकि ये दोनों अब्दुल्ला खां और हुसैन अली जो थे ये सैयद थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सैयद अली। और ये बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे, मतलब इनके माध्यम से फर्रुखसियर ने इनकी हत्या करवा देते हैं और बाद में क्या करते हैं, खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं, कौन, फर्रुखसियर। फिर देखिएगा कि सैयद बंधु को भी अपना वजीर वगैरह के पद देता है। बाद में देखिएगा यही फर्रुखसियर जब सैयद बंधु का जब जरूरत पूरा नहीं करेगा तो फिर इसका भी हत्या करवा देता है। देखिए, ये जो हत्याओं का जो क्रम है ना, वो इतिहास में जो राजा, जब भी आप राजा और राजवाड़ों का आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर कोई नेचुरल डेथ से बहुत कम ही लोग मर रहे हैं, ज़्यादातर सत्ता के लालच में एक दूसरे की हत्या ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, इसको जस्ट हम मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम लोग कम से कम आज फर्रुखसियर को रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला और इतना दूर तक जहाँ तक हो सके कोशिश करते हैं। फिर अगर कवर नहीं होगा तो एक वीडियो आपके लिए हम और बना देंगे, ठीक है। सर थोड़ा पॉज कर दीजिएगा,
लगता है सर सो गया। चलो चलिए अब जरा सा देख लेते हैं हम लोग फर्रुखसियर के बारे में। इनको कहा जाता है घृणित एवं कायर शासक। क्यों कहते हैं घृणित एवं कायर शासक? देखिए इनके टाइम में जब विदेशी लोग आक्रमणकारी जब आक्रमण करने आए थे तो ये फर्रुखसियर ये क्या किए थे कि इनको पता था कि हम जो विदेशी जो आक्रमणकारी है उससे तो हम लड़ नहीं पाएंगे, तो आखिर बचने के लिए क्या उपाय किया जाए, क्योंकि अगर लड़ने जाएंगे तो हम ही को निपटा देंगे। तो ये दिमाग क्या लगाए, ऐसा करते हैं कि जो हमारा जो साम्राज्य क्षेत्र है जहाँ पर कि जो वो लोग, चूँकि ये प्लान ही बना रहे हैं तब तक आक्रमणकारी आ रहे हैं और ये अंदर से पूरे डरे हुए थे, हम आखिर क्या करें। अब पूरा मतलब जो विदेशी लोग हैं वो नज़दीक आ चुके थे, तो ये अपने सिपाहियों को एक सलाह देते हैं, ऐसा करिए कि आप ना एक बड़ा सा जो है पर्दा बनवा दीजिए, पर्दा लगा दीजिए आगे में, ठीक है, अपने साम्राज्य के चारों तरफ जहाँ पे किलाबंदी होता ना तो वहीं पे बोला एक पर्दा लगा दीजिए और पर्दा के बाद अंदर जो है जितने सारे जो सिपाही हैं उनको एक एक चूड़ी दे दीजिए, मतलब चूड़ी दोनों हाथ में पहना दीजिए, ठीक है। और वो बोले कि जैसे ही उधर से सिपाही आए अटैक करने के लिए आप लोग क्या करना, सिर्फ चूड़ी बजाना है ऐसे करके, तो वो समझ जाएंगे कि अंदर मर्द नहीं बल्कि कौन रहते हैं, जनाना रहते हैं। समझ रहे हैं, वो अपने सिपाही को ये सलाह दे रहे हैं कि आप औरत की तरह अंदर चूड़ी आप खनकाओ, इससे क्या होगा, वो विदेशी लोग अंदर नहीं आएंगे, उनको लगेगा कि अंदर जनाना रहते हैं और वो आपसे अटैक नहीं करेगा और इस तरह से आपका क्या हो गया, सुरक्षा हो गया। मतलब समझ रहे हैं ये कितना ज़्यादा कायर व्यक्ति थे, मतलब मुगलों में सबसे कायर और सबसे घृणित शासक इसलिए इसको कहते थे। ये लड़ना बिल्कुल चाहते ही नहीं, इनको जान इतना ज़्यादा प्यारा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये औरत का वेश धारण करके ये निकल जाएंगे। देखिए एक बात आपको समझाते हैं, औरत होना कोई कमजोरी की बात नहीं है, औरत होना साहस का भी पर्याय बन चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को औरत बोल करके आप गलत बोल सकते हैं। वहाँ पर समझने का सेंस ये है कि उनको जानबूझकर वो मतलब ऐसा जो उपाय जो किया गया, जो तिगड़म लगाया गया कि चूड़ी खनकाओगे तो वो डर के मारे भाग जाएंगे, डरेंगे नहीं बल्कि वो तरस खा करके छोड़ देंगे कि हाँ अंदर जनाना लोग रहते हैं तो हम क्यों वहाँ पर हमला करेंगे। तो ये जो उनका तरीका था ना ये कायरपूर्ण था। हम यहाँ पर महिलाओं को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि चूड़ी पहनना या फिर कोई श्रृंगार पहनना अगर औरत को पसंद है तो इसका मतलब वो कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वजह कुछ और है, इसलिए आप टारगेट मत कीजिए इस चीज़ को लेकर के कि हमने क्या बोल के आगे निकल गए, ठीक है। इतिहास में इसको घृणित एवं कायर शासक बोलता है क्योंकि ये बुजदिल थे। दूसरा, हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि फर्रुखसियर का जो गद्दी मिलता है किसके वजह से, सैयद बंधु हेल्प करते हैं और उसी के वजह से हेल्प मतलब इनको गद्दी मिलता है। और इसीलिए सैयद बंधु को क्या बोलते हैं, इतिहास में कभी कभी देखिएगा कि सैयद बंधु को किंग मेकर भी बोलते हैं। किंग मेकर मतलब जो राजा बनाने की क्षमता रखता हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम किंग मेकर कहते हैं। तो सैयद बंधु को हम क्या बोल सकते हैं, किंग मेकर, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से फर्रुखसियर क्या मिला था, फर्रुखसियर को गद्दी मिला था। बाद में देखिएगा जब इनका अनबन हो जाता है फर्रुखसियर और सैयद बंधु के बीच, जब आपस में अनबन हो जाएगा, जब इनकी ज़रूरत को वो पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि देख रहे अब कितना ज़्यादा घृणित और कायर व्यक्ति था ये। सैयद बंधु चाहते थे कि ये लड़ें, लेकिन ये लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो वो क्या करवाते हैं, वो बाद में क्या करते हैं, अजीत सिंह और बालाजी विश्वनाथ जो मराठा पेशवा, जब आपको मराठा पढ़ाएंगे तो बालाजी विश्वनाथ के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। अब फिर आपको तब से एक बार और आपको उस समय जिक्र करा देंगे, ठीक है। तो अजीत सिंह जो कि मारवाड़ के शासक थे, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये दोनों मिल करके इनको हत्या तो नहीं करवाते हैं लेकिन अंधा करके मार देते हैं, मतलब आँख ही फोड़ देते हैं। समझ लीजिए कितना बेदर्द तरीके से इनको मारा गया था, इनको अंधा कर दिया जाता है, अंधा करके इनको छोड़ दिया जाता है, मतलब बाद में मर ही गए होंगे कहीं ना कहीं, पता नहीं। इन्हीं के टाइम में क्या होते हैं, ये सिख नेता जो बंदा बहादुर था, अभी जब हमने बताया था आपको ऊपर, तो बंदा बहादुर को फांसी भी दिलवा देते हैं, ठीक है, चूंकि इनको बंदा बहादुर से भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। उसके बाद देखिए जब ये इनकी जब हत्या हो जाती है, जब इनको अंधा कर दिया जाता है, उसके बाद शासक ये जो सैयद बंधु किसको बनाते हैं, ये बनाते हैं रफ़ी उद्दरजात को। ये कहता मुगलों में सबसे कम दिनों तक शासन इन्हीं का रहा था। यहाँ पर आप देख लीजिए इनका रफ़ी उद्दरजात का शासन कब से कब तक था, 28 फरवरी 1719, यहाँ पर 1719 समझिएगा, 1719 से लेकर के 4 जून 1719, यानी कितना, मतलब मार्च अप्रैल मई 3 महीने का मात्र शासक रहे थे। इसलिए इनको मुगलों के द्वारा सबसे कम दिनों तक शासन करने का रिकॉर्ड किसका है, रफ़ी उद्दरजात। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर इसके बाद किसको शासक बनाया जाता है, रफ़ी उद्दौला शाहजहां सेकंड, तो इनके बाद शासक बनते हैं। अब एक चीज़ थोड़ा सा जो पहले रह गया था बताने के लिए, वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं इनके बारे में, फर्रुखसियर के बारे में। हत्या से पहले सर जॉन सोरमन
जॉन शॉर्मन कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन था? एक मतलब आप कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से लीडर कह सकते हो, नेता कह सकते हो। इन्हीं के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का दल जब 1717 में भारत आया था, हालांकि अंग्रेज तो इससे पहले ही आ चुके थे, लेकिन 1717 में जब जॉन शॉर्मन आ रहे थे तो उन्हीं के टीम में एक व्यक्ति था, उसका नाम था जॉन हैमिल्टन, या हैमिल्टन से समझ लीजिए। उनका नाम क्या था? हैमिल्टन, जो कि प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे। मतलब समझ लीजिए शल्य चिकित्सक का मतलब क्या होता है? जिनको मतलब चीड़ फाड़ करना आता हो, जो सर्जरी वगैरह करना जानता हो, क्योंकि उस जमाने में सर्जरी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग वही मेडिसिन वगैरह लेकर के ठीक हो जाते थे। तो इनको ना फर्रुख शेर को बहुत प्रॉब्लम था, बीमारी था, दिक्कत था, घाव हो गया था। उस घाव को इन्होंने ठीक कर दिया था। किन्होंने? हैमिल्टन ने। और वो घाव से ठीक होने के बाद, चूँकि आप समझ रहे नहीं ये व्यक्ति कैसा है, घृणित और कायर है, इनको कोई भी काम से रुचि नहीं है, ये दिन रात पड़े रहते थे अपने रूम में। तो इनको ना मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा था, घाव वगैरह भी कई ज़्यादा जगह पे हो गया था। हैमिल्टन जो इलाज किए थे, फिर इनको राहत मिला और ये इतने खुश हो गए कि ये एक फरमान पत्र जारी कर दिए थे, जिनको क्या बोलते हैं? शाही फरमान पत्र। एक प्रकार का ये लेटर्स उसमें कागज होता है, और उसमें लिखा जाता है कि अंग्रेज़ों के माध्यम से बंगाल में जितने भी आयात और निर्यात होगा वो शुल्क कौन वसूलेगा? अंग्रेज वसूलेगा, और उनको कोई टैरिफ भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब अंग्रेज चाहें तो यहाँ के लोकल व्यापारी से टैक्स ले सकते हैं, और उनको खुद तो कोई टेंशन है ही नहीं, टैक्स तो चूँकि किसी को देना नहीं है। मतलब ये लाइसेंस जारी करने का अधिकार, मतलब बंगाल में व्यापार कौन करेगा ये जारी करने का अधिकार किसको मिल गया? मुगलों के माध्यम से इसको मिल गया। किनको? अंग्रेजों को मिल गया। और इसी वजह से आप देखिएगा कि आगे चल के अंग्रेजों और वहाँ के जो बंगाल के नवाब हैं, मुर्शीद कुली खां हैं, दोनों आपस में ठनेगा। अली वर्दी खां हो, मुर्शीद कुली खां हो, बहुत नाराज होते हैं। ये फर्रुख शेर के इस फैसले थे। और फिर देखिएगा क्या होता है, बंगाल में जब आयात निर्यात शुल्क फ्री हो जाएगा तो इससे किसको नुकसान होगा? बंगाल के नवाब को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और आगे चल के दोनों में झगड़ा भी होता है। प्लासी का युद्ध देखेंगे 1757 में होता है सिराजुद्दौला के साथ, और फिर बक्सर के युद्ध के बाद तो फिर चैप्टर क्लोज ही हो जाता है। तो ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हमारा अहमद शाह बहादुर, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर सेकंड और बहादुर शाह, इनके बारे में पढ़ते हैं, बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। और अगर आप लोग को कहीं पर अगर कोई बुक वगैरह में कहीं MCQ वगैरह अगर मिलता है तो जितना आपको हम कल और आज का वीडियो बता दिए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक भी क्वेश्चन आपको इधर से उधर नहीं जाएगा। आप आराम से इत्मीनान से पढ़िए, और ध्यान रखिएगा कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को बार बार रिवीजन का जरूरत पड़ेगा। तो पहले तो डिटेल में पढ़िए, समझिए, और फिर दोबारा 2-3 बार रिवीजन, वीक में कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करते रहिए। इसी से आपका इतिहास क्या होगा? काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।